नमस्कार, मैं कौशिक दुबे, न्यूज वॉच में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के मुंह से उनकी रैलियों में आपने अब की बार 400 पार का एक नारा सुना होगा। मतलब अब की बार 400 से ज्यादा सीटें। पूरा देश कह रहा है अब की बार, खड़गे जी भी कह रहे हैं। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के अंदर ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है और वो किस आधार पर ये बोल रहे हैं कि वो इस बार 400 से ज्यादा सीटें जीत कर लाएंगे। आइए इन शॉर्ट मोदी जी के 10 साल के रिपोर्ट कार्ड पर एक नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब जीत कर आती है और मोदी जी जब प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं तो मोदी जी सबसे पहले कुछ वेलफेयर स्कीम से स्टार्ट करते हैं। गरीब महिलाओं और किसानों को ध्यान में रखकर जनहितकारी योजनाओं की शुरुआत करते हैं, जैसे जनधन योजना हो गया। जनधन योजना के तहत 50 करोड़ 9 लाख लोगों को बैंकिंग से जोड़ा गया। उसके बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो गया। इसके तहत जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स थे उनको एज ए सपोर्ट राशि 6,000 रुपए सालाना डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के थ्रू उनके अकाउंट में दिया जाने लगा। और उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ 59 लाख, लगभग मोटा मोटा 10 करोड़ कह लीजिए, 10 करोड़ हाउस होल्ड्स को गैस कनेक्शन दिया गया। उसके बाद उजाला योजना हो गया। उजाला योजना पर्यावरण और ऊर्जा बचत की दृष्टि से बहुत ही अहम योजना थी, जिसके तहत 382 करोड़, जी हाँ 382 करोड़ एलईडी बल्ब जो है वो वितरित किए गए ऑन नॉमिनल प्राइसेस, जिसकी वजह से 79 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आई और हजारों मेगावाट बिजली की बचत हुई। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 करोड़ 14 लाख 63 हजार लोगों को क्या कहते हैं 9 सालों में 10 सालों में आवास बनाकर दिया गया। और 10 करोड़ 60 लाख लोगों को स्वच्छ भारत मिशन के तहत टॉयलेट बनाकर, 10 करोड़ 60 लाख हाउस होल्ड्स को स्वच्छ भारत मिशन के तहत टॉयलेट बनाकर दिए गए। और भी कई सारे योजनाएं थी, जैसे आपका स्किल इंडिया मिशन हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना हो गया। डिजिटल इंडिया की सफलता से आप परिचित हैं। आज यूपीआई तकनीक का प्रयोग भारत ही नहीं दुनिया के अन्य देशों में भी हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सरकारी योजना और बैंकिंग को फिंगर टिप पर ला दिया। आज भारत में डिजिटल पेमेंट दुनिया में सबसे ज्यादा हो रहे हैं। ये संभव हो पाया डिजिटल इंडिया की सफलता की वजह से ही। पहले भारत इस रेस में दूर दूर तक नहीं था, लेकिन आज भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। आज एक दूर दराज में बैठा एक सब्जी वाला भी आसानी से डिजिटल पेमेंट कर सकता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकता है। ये सफल हो पाया है डिजिटल इंडिया की वजह से ही। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कराया गया, जो फ्री में अनाज दिया गया, वो गरीबों को अपने जीवन स्तर को सुधारने में, करोड़ों गरीबों को जीवन स्तर सुधारने में बहुत ही लाभकारी साबित हुआ। और ये योजना जो है, इसकी वजह से यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट कहती है कि 41 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। तो ये एक बहुत ही अहम योजना थी, खासकर कोरोना काल में जब लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था। तो इस योजना से, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की वजह से ही जो फ्री में अनाज मिला गरीबों को, गरीबों के लिए एक लाइफलाइन साबित हुआ। मेक इन इंडिया मिशन जो है वो भारत की ग्रोथ की टैगलाइन बन गई है। 2014 में वर्ल्ड बैंक की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस थी, उसमें भारत का जो रैंकिंग था वो 142वां था। आज भारत की रैंकिंग जो है वो 63वीं है। वर्ल्ड बैंक जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग तैयार करता है किसी देश की, तो वो उस देश की गवर्नेंस, वहाँ की जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। मतलब इन सारी चीज़ों में जो एक बहुत बड़ा सुधार हुआ है, तब भारत को आज 63वीं रैंकिंग मिली है। मेक इन इंडिया की सफलता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2014 में भारत में जो मोबाइल फोन्स यूज होते थे, उसमें से 100 में से सिर्फ 19 फोन भारत में बने होते थे। मतलब मेड इन इंडिया डिवाइसेस का जो शेयर था मात्र 19% था। आज भारत में जो मोबाइल फोन यूज होते हैं उसमें मेड इन इंडिया डिवाइसेस का जो शेयर है वो 98% है। मतलब 100 में से 98 फोन जो है वो भारत में बने हैं। सिर्फ मोबाइल फोन ही नहीं, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में भारत सेल्फ रिलायंट है। और डिफेंस सेक्टर में भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। आज बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लग रही हैं, मशीन गन्स की अमेठी में लगी है। और गूगल जो है अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर जो है यूनाइटेड स्टेट के बाहर सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर वो जो है हैदराबाद में खोल रहा है। तो ये मेक इन इंडिया की वजह से ही और गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से ही संभव हो पाया है। तो
बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, जैसे आपका हो गया स्टार्टअप। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है भारत में सबसे तेजी से यूनिकॉर्न और स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप का जो कल्चर है वो बढ़ रहा है, स्टार्टअप्स बन रहे हैं। तो ये स्टार्टअप इंडिया की वजह से संभव हो पाया। स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव की से जो भारतीय शहर है, जो इंडियन सिटीज़ हैं, उनको वर्ल्ड लेवल का बनाना, ये ऐसी योजनाएं थी जिसकी वजह से एक बड़ा सोसाइटल रिफॉर्म हुआ। इन योजनाओं से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुए वो हैं गरीब, किसान और महिलाएं। इनके थिंकिंग प्रोसेस और इनके लाइफस्टाइल में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला इन योजनाओं के ज़रिए। तो ये ऐसी योजनाएं हैं जो सड़कों, जो ज़मीन पर असर दिखाई हैं, जिससे आम जनता जो है जो प्रभावित हुई है। और मोदी को यह बात पता है कि उनका जो काम है वो ज़मीन पर असरकारक हुआ है, उससे जो जनता है वो कनेक्ट कर पाई है और उसका लाभ ले पाई है। और इस वजह से मोदी के अंदर ये कॉन्फिडेंस आ रहा है। और इसके अलावा भी मोदी जी ने कुछ बोल्ड डिसीजंस लिए, जैसे कश्मीर से 370 का हटाना, आर्टिकल 370 का हटाना एक बड़ा कदम था, क्योंकि कश्मीर के नेता, आपने देखा होगा, जो कश्मीर के अलगाववादी नेता थे और मेन स्ट्रीम के भी जो नेता थे, वो वहाँ पे खून की नदियाँ बहाने की बात कर रहे थे और पाकिस्तान के साथ जाने की बात कर रहे थे। और भारत की भी जो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं, जो देश की कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और टीएमसी, समाजवादी पार्टी, ये सारी पार्टियां जो है अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए 370 को हटाने के विरोध में थी। लेकिन इन सारे सिचुएशन को डील करते हुए, इन सारे सिचुएशन के बावजूद 370 का हटाना, कश्मीर में पत्थरबाजी का बंद हो जाना, टेररिज्म का काफ़ी हद तक खात्मा होना और वहाँ पे एक डेवलपमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ले जाना, ये मोदी जी की कार्यशैली और मोदी जी की क्षमता को दर्शाता है। ये ऐसे काम है जिसकी वजह से मोदी के अंदर वो कॉन्फिडेंस आ रहा है। और सिर्फ यही नहीं, ट्रिपल तलाक बैन हो गया, जीएसटी हो गया, सीएनआरसी पास कराना, और भी कुछ काम ऐसे हैं जैसे डीमोनेटाइजेशन का इंडियन इकोनॉमी पे क्या असर हुआ, ये एक अलग विषय है। अच्छा हुआ या बुरा हुआ, ये अलग चर्चा का विषय है। लेकिन डीमोनेटाइजेशन से जो सबसे ज़्यादा लाभ हुआ है मेरे दृष्टिकोण में, वो इंटरनल सिक्योरिटी को हुआ है। क्योंकि जो देश में नक्सली, माओवादी और जितने भी अलगाववादी, आतंकवादी घटनाएं होती थी, इलीगल एंटी नेशनल काम होते थे, वो इन्हीं पैसों के जरिए फंड किए जाते थे। और हवाला के जरिए ही सारे पैसे जो होते थे इलीगली एक्युमुलेट होते थे और बांटे जाते थे गलत काम के लिए और भारत विरोधी कामों के लिए। तो डीमोनेटाइजेशन की वजह से जो इलीगल एक्टिविटीज थी, एंटी इंडिया एक्टिविटीज थी, उस पर काफी हद तक लगाम लगाने में मदद मिली। आपने देखा होगा कि डीमोनेटाइजेशन के बाद जो सबसे ज्यादा असर हुआ है, आप क्रोनोलॉजिकल वे में देखें, यहाँ पे डीमोनेटाइजेशन होता है, वहां पे पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो बैंकरप्ट होने लगती है, धीरे धीरे खत्म होने लगती है। क्योंकि पाकिस्तान की आधी अर्थव्यवस्था यहाँ के नकली क्या कहते हैं, जो करेंसीज थी उससे चलती थी। अब कश्मीर में भी जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उस पर काफी हद तक लगाम लग गया डीमोनेटाइजेशन की वजह से। क्योंकि जो पैसे एक्युमुलेट करके रखे हुए थे वो बांटे जाते थे इनको, क्या कहते हैं, और पत्थरबाजी के लिए इनको 500, 600, 1,000 रुपए के करेंसी दी जाती थी कि आप पत्थरबाजी करिए। तो डीमोनेटाइजेशन का मेरे ख्याल से, मेरे नज़र में, ये एक अच्छा जो असर है वो हुआ है। और ट्रिपल तलाक बैन हो गया, जो महिलाओं को जो अधिकार मुस्लिम महिलाओं को मिलने चाहिए थे उनको अधिकार दिलाया मोदी ने। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, G20 की बैठक कराना इतने बड़े स्तर पर, और G20 की एक बैठक कश्मीर में कराना, और बहुत सारे मुस्लिम नेताओं को भी वहाँ पर आमंत्रित करना। तो ये कुछ ऐसे कदम थे, लोगों के जो मन में एक कॉन्फिडेंस था, लोगों के मन में कॉन्फिडेंस था, उस कॉन्फिडेंस को बिल्डअप किया है। जो भारतीय थे, जो देशभक्त थे, उनके मन में जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ इन सब चीज़ों से। और पठानकोट और पुलवामा में आतंकवादी हमले हुए, तो उसके बाद पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करना, ये सारी बातें ऐसे हैं, सारे डिसीजंस ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को अब मतलब एक विनिंग कंडीशन में लेकर आते हैं। और इंटरनल सिक्योरिटी की बात की जाए तो गृह मंत्री जी ने भी काफ़ी अच्छा काम किया। आपने देखा होगा कि पहले नॉर्थ ईस्ट में
ज़्यादातर जाति हिंसा, इंसर्जेंसी की घटनाएं, बम विस्फोट और इस तरह की आर्म म्यूटनी की खबरें आती रहती थी। लेकिन अब वहाँ पे डेवलपमेंट का काम हो रहा है, वहाँ पे ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे पावर, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे पहुँचाई जा रही है। और नागालैंड में 60 सालों में, जी हाँ 60 सालों में पहली बार नेशनल एंथम बजाया गया। ये एक बड़ा डेवलपमेंट था। और नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे, नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादातर आई थिंक 7 के सातों जो एमपीज़ हैं वो भारतीय जनता पार्टी से ही हैं, जबकि वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है वो क्रिश्चियंस की है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने 14 में भी वोट किया, उन्होंने 19 में भी वोट किया। वजह क्या? क्योंकि उन्होंने वहाँ पे काम किया है, मोदी ने वहाँ पे काम किया, वहाँ पे डिलीवर किया। इस वजह से वहाँ के लोग भरोसा जता पा रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। नक्सली और माओवादी जो घटना है उसमें होम मिनिस्ट्री की डाटा के अनुसार 77% की कमी आई है। और अमित शाह जी ने कहा है कि जो देश के 6 मुख्य लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं उनको 2 सालों में पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया। 6 अक्टूबर को 2023 को दिल्ली में बैठक थी, उसमें एनएसए भी शामिल थे, हमारे अजीत डोभाल। उसमें ये बातें उन्होंने कही कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है 2 सालों में पूरी तरह से देश में खत्म हो जाएगा। आज मुश्किल से 20-22 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो सीवियरली अफेक्टेड कहे जा सकते हैं माओवाइज्म और नक्सलिज्म से। तो ये सारे काम। फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए तो मोदी 2.0 आई थिंक फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से स्वर्ण काल है। सुषमा स्वराज जी ने भी फॉरेन पॉलिसी के लिए काफ़ी अच्छा काम किया, बहुत अच्छी विदेश मंत्री रही हैं। लेकिन एस जयशंकर जी ने जो धाक जमाया है दुनिया में वो एक नेक्स्ट लेवल का है। जो भारत की छवि बनी है पूरी दुनिया में, यूनाइटेड नेशन में इंटरनेशनल योगा डे घोषित कराना और इंटरनेशनल सोलर एलायंस को लीड करना, ये सारी चीज़ें। और मोदी जी की जो पर्सनल केमिस्ट्री है वर्ल्ड लीडर के साथ, स्पेशली जो वेस्ट के नेता हैं, यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट हैं और जो मुस्लिम नेता हैं, उनसे भी जो मोदी जी की केमिस्ट्री है उसकी वजह से भी जो हमारा फॉरेन पॉलिसी है, जो हमारा छवि है देश दुनिया में, वो बहुत स्ट्रांग हुआ है। हमारा जो साख है वो बहुत मजबूत हुआ है। तो मोदी जी की पर्सनल केमिस्ट्री वर्ल्ड लीडर के साथ प्लस एस जयशंकर का जो स्ट्रांग स्टेचर है, जो एक बहुत ही मजबूत और बहुत ही नॉलेजेबल, स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ही बेस्ट ह्यूमर वाला जो उनका पर्सनालिटी है, वो भारत की फॉरेन पॉलिसी को बहुत ही स्ट्रांग किया है। और ये चीज़ें हम यहाँ पे बैठ के फील कर पाए या नहीं, लेकिन जो इंडियन डायस्पोरा है वो इस चीज़ को फील करती है। जो भी भारत के लोग विदेशों में रह रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग, वो इस चीज़ को फील करते हैं कि भारत पहले क्या था, अब भारत क्या है। भारत का जो पॉलिसी शिफ्ट है वो डिफेंसिव से एग्रेसिव हुआ है। आप देख लीजिए बालाकोट स्ट्राइक के समय जब विंग कमांडर अभिनंदन शर्मा जी का प्लेन क्रैश हुआ, फाइटर जेट पाकिस्तान में, तो कुछ ही दिनों में अभिनंदन शर्मा जी भारत सुरक्षित वापस आ गए। ये फॉरेन पॉलिसी की ही देन थी। पहले ऐसा नहीं होता था। सरबजीत सिंह और बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि हमारे जो सैनिक या हमारे जो लोग पकड़े जाते हैं तो उनके साथ पाकिस्तान में क्या होता था। प्लस आपने कतर में देखा होगा, जो एक्स नेवी मैन थे वो उनको सजा मिली हुई थी, मौत की सजा मिली हुई थी, उनको वहां से छुड़ाकर सुरक्षित भारत वापस लाना, ये फॉरेन पॉलिसी में अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मुझे लगता है कि ये इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। और यूक्रेन रसिया वार के समय वेस्ट को, यूनाइटेड स्टेट को, रसिया को एक साथ के रखना, रसिया के साथ बहुत सारा प्रेशर था रसिया से संबंध तोड़ने का और रसिया से ऑयल इंपोर्ट बंद करने का, लेकिन भारत ने ऑयल इंपोर्ट जारी रखा रसिया के साथ। उसी समय कुछ डिफेंस डील हुई, भारत को S-400 ट्रियम्फ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है उसी समय डिलीवरी मिल रही थी। उसी समय फ्रांस राफेल की डिलीवरी दे रहा था और हमारा अमेरिका के साथ भी कुछ बड़े डिफेंस डील्स हुए। तो ये हमारे फॉरेन पॉलिसी के स्टैंडर्ड को दिखाता है कि हमारा फॉरेन पॉलिसी जो है वो किस लेवल का है और एस जयशंकर जी ने किस तरह का जो इमेज है भारत का वो दुनिया में बनाया है। प्लस आपने देखा होगा इसराइल के साथ भारत का जो संबंध है वो कितना मजबूत हुआ। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री बने हैं इसराइल जाने वाले। इसराइल जिस दोस्ती का हकदार था, इसराइल ने जिस तरह से भारत, ऐसे पीरियड थे जिसमें भारत को नीड थी, इसराइल ने सपोर्ट किया, जिस दोस्ती का हकदार था भारत ने उसे वो दोस्ती दी है, उसको वो सपोर्ट दिया है, उसको वो साथ दिया है, उसके साथ खड़ा हुआ है। और मुस्लिम देशों के साथ जो रिलेशनशिप आज है, मोदी जी की जो केमिस्ट्री यूएई के प्रिंस के साथ
और सऊदी अरबिया के किंग के साथ जो है वो आज तक कभी नहीं रही उस लेवल का। अबू धाबी में आपने देखा कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि गल्फ कंट्री में किसी प्रोमिनेंट मुस्लिम देश में जहां से इस्लाम का जन्म हुआ वहां पे एक हिंदू मंदिर बनेगा। ये मोदी जी और एस जयशंकर जी के फॉरेन पॉलिसी की वजह से ही संभव हो पाया है। तो ये फॉरेन पॉलिसी के स्टैंडर्ड को दिखाता है। स्पेशली मोदी जी ने सोलर अलायंस बनाया, ये मोदी जी के जो इन्वायरमेंटल कंसर्न है और भारत का जो स्टैंड है इन्वायरमेंट पे उसको स्ट्रॉन्ग करता है। दुनिया समझती है इस चीज को कि हाँ भारत जो है वो सीरियस है इन्वायरमेंट को लेके। तो बहुत सारी चीजें हैं जो क्या कहते हैं एज ए फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने और एज ए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो नितिन गडकरी मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में ऐसे एकमात्र नेता हैं जिनकी क्रॉस द पार्टी लाइन अप्रिसिएशन होता है। कांग्रेस और भी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके नेता गडकरी जी के कामों का समर्थन करते हैं। गडकरी जी ने जो मुझे लगता है 9 से 10 सालों में किया है वो पिछले 60 सालों में उतना काम नहीं हो पाया जितना इन्होंने 10 सालों में कर दिया है। वो रोड हो, हाईवेज हो, एक्सप्रेस वे हो, ब्रिजेस हो, बॉर्डर पे और जो सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही जरूरी रोड ब्रिजेस थे वो 9 साल में एकदम ट्रेमेंडसली बदल गया है। वहाँ का जो सिचुएशन है, वहाँ का जो मतलब सिनेरियो है, लैंडस्केप वो पूरी तरह से बदल गया है। ये गडकरी जी के जो कर्तव्य निष्ठा है उसकी वजह से संभव हो पाया, उनकी जो जुझारूपन है। और आप इस बात से अंदाजा लगाइए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कि 2010 में जो डाटा है 2010 में जो प्रतिदिन भारत में सड़कें बनती थी वो 12.4 किलोमीटर मतलब 12.4 किलोमीटर पर डे के रेट से सड़कें बनती थी। आज भारत में 30.7 किलोमीटर पर डे के रेट से सड़कें बन रही हैं और जो गडकरी जी का लक्ष्य है उसको बढ़ाकर 40 किलोमीटर प्रतिदिन करना है। तो ये गडकरी जी की जो कर्तव्य निष्ठा है, मोदी के कैबिनेट में, मोदी की जो टीम में जितने भी लीडर्स हैं, स्पेशली जो टॉप लीडर्स हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, उन सभी ने अपने क्षेत्र में बहुत बेहतर काम किया है। और इसके अलावा मोदी जी ने पर्सनली, भारतीय जनता पार्टी ने जो स्पिरिचुअल और रिलीजियस और कल्चरल जो रिवाइवल किया है वो कमेंडेबल है। भारत के लोग अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी पहचान पर इतना फक्र कभी नहीं करते थे, इतना उस एक्सेप्टेंस नहीं था यहाँ के कल्चर का, यहाँ की चीज़ों का, और इतने गर्वान्वित महसूस नहीं होते थे जितना आज अपनी चीज़ों पे होते हैं भारतीय। आपने देखा होगा कि मोदी जी ने जो कल्चरल और रिलीजियस रिवाइवल किया है, हिंदू, बौद्ध, जैन और सिखों के जो धार्मिक स्थल थे वहाँ के लिए डायरेक्ट ट्रेन चलाना, उन स्थलों को रिवैम्प करना, उन स्थलों को रीडेवलप करना, और क्या कहते हैं जो हिंदू तीर्थ स्थल से, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, महाकालेश्वर मंदिर हो, केदारनाथ का कॉरिडोर हो, क्या आपका सोमनाथ कॉरिडोर हो, और शिरडी में जो साईं बाबा हैं उनका कॉरिडोर हो, और ऐसे बहुत सारे कॉरिडोर्स जो बीजेपी ने बनाए और बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट्स बीजेपी ने कंप्लीट किए। आपने देखा होगा दुनिया की सबसे ऊंची टालेस्ट स्टैचू वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत में बनी। बहुत विरोध हुआ कि पैसे की बर्बादी है, लेकिन अब तक जितना रेवेन्यू जनरेट उसने कर दिया है, जितना लागत लगा तो उससे कहीं गुना ज्यादा शायद रेवेन्यू जनरेट हो चुका है। और बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट थे जैसे चिनाब पे ब्रिज बनाना, रेलवे ब्रिज बनाना इतनी ऊंचाई पे जो कि एफिल टावर से ज़्यादा ऊंची है। और महाराष्ट्र में, मुंबई में आपने देखा होगा कि इतने बड़े ब्रिज का उद्घाटन मोदी जी ने किया, उसको कंप्लीट कराया एक क्या कहते हैं टारगेटेड पीरियड में। समुद्र के अंदर इतनी बड़ी ब्रिज बनी है। तो चारों तरफ वो चाहे बिजली, पानी, सड़क, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया और उनका काम सड़क पर दिखाई पड़ता है। इस आधार पर, इस बेसिस पर वो ये दावा कर रहे हैं कि वो 400 से ज्यादा सीटें जीत कर आएंगे। और यही नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देख लीजिए। जो भारतीय बीजेपी रूल्ड स्टेट है, जो आप मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, आप असम को देख लीजिए, या फिर आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, योगी मॉडल स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर के लिए काफी अप्रिशिएट किया जा रहा है। काफी मतलब लोग उससे इंस्पायर हो रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन योगी जी के पहले क्या थी और आज क्या है।
यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, इतने बड़ी बड़ी कंपनीज लगी हैं। अडानी ने अपना डिफेंस एशिया का आई थिंक सबसे बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे लगाया। अमेठी में क्या कहते हैं मशीन गन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग रही है। यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ ऑटोमोबाइल्स और मोबाइल सेक्टर के जो फ़ोन डिवाइसेस है उसके मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग यूनिट्स यहाँ पे लग रही हैं। तो आप देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये जो विपक्षी हैं वो आरोप लगाते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है। पहले मुस्लिम मुस्लिम होता था, अब ये है कि अब हिंदू मुस्लिम होने लगा है, तो उनको काफ़ी तकलीफ होती है इस चीज़ से। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के अंदर ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि वो 400 से ज़्यादा सीटने का दावा कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो डायरेक्ट जो देश की 60 से 70% जनता है उसको अफेक्ट करती है, उसको प्रभावित करती है। और कुछ फेल्योर्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारे अच्छे काम ही हुए हैं इनके समय में। जो सबसे बड़ा फेल्योर जो मेरी नज़र में है वो ये है कि फार्म बिल को वापस लिया जो मोदी जी ने फार्म बिल को वापस लेके बहुत बड़ी गलती की मुझे लगता है, क्योंकि उनको पता था कि ये जो प्रोटेस्ट है फार्मर्स जो थे, अगर फार्मर्स इतने दिन सड़कों पे 5 स्टार टेंट्स में रह रहे हैं तो खेतों में कौन काम कर रहा है? आपको खेत तो सब मार्केट में सब्जी अवेलेबल है, दाल चावल गेहूं सब कुछ अवेलेबल है। अगर किसान सड़कों पे हैं तो काम कौन कर रहा है? बात यह है कि असली किसान तो खेतों में थे। ये सारे जो थे ये सारे सब स्पॉन्सर्ड प्रोटेस्टर्स थे। ये बात पता थी, सबको पता थी कि ये जो जॉर्ज सोरोस है और जितने भी एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं उन्होंने ये प्रोटेस्ट, शाहीन बाग हो गया और इन सारे प्रोटेस्ट को क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज किया, स्पॉन्सर किया। तो एक बड़ा फेल्योर ये है। दूसरा, अभी तक जनगणना ना करा पाना, CA/NRC को जमीन पर अभी तक नहीं उतारा गया है। UCC भारतीय जनता पार्टी रूल्ड कुछ स्टेट में इम्प्लीमेंट हो रहा है, लगाया जा रहा है UCC, लेकिन मुझे लगता है कि नेशनल लेवल पे एक वर्क प्लान तैयार करना चाहिए और UCC को लागू करना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि ये मैनिफेस्टो में भी रहा है। और बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में ज्यादातर चीजों को पूरा किया है। 370 को हटाना, श्री राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन, मुझे लगता है कि ये पिछले कई 100 सालों में जो देश में सबसे बड़ा परिवर्तन आया है, सबसे बड़ा जो इवेंट है वो श्री राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन है। और ये सारी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को एक विनिंग पोजीशन में स्टैंड करती हैं। और कुछ फेल्योर्स में है, भारतीय जनता पार्टी को उस पर काम करना चाहिए। आई थिंक अगर मोदी 3.0 आता है तो जो बचे काम हैं उस पर भी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी, उसको मतलब पूरा करेगी। जो अपने वादे हैं CA को लागू करेगी और UCC को लागू करेगी, ये सारी चीज़ें हैं। तो वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारा चैनल करिएगा और शेयर कर दीजिएगा इसको आगे भी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।